हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये नमक का दरोगा जो कहानी है, यह कहानी प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है और इस कहानी में उन्होंने बहुत ही कम पात्रों द्वारा इस कहानी की रचना की है। इस कहानी में एक मुंशीधर होता है, वो एक दरोगा है, साथ ही साथ पंडित आलोपीदीन हैं जो कि उस इलाके के प्रसिद्ध जमींदार हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, रुतबे वाले हैं और नमक के अवैध व्यापार करने के कारण मुंशी वंशीधर के द्वारा वो गिरफ्तार हो जाते हैं। अब क्या होता है कि उनके पास बहुत पैसा है, रुतबा है, तो वो इस कारण अदालत में आसानी से इससे बच जाते हैं और जो ईमानदार वंशीधर है इसे उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन गिरफ्तार करने वाले दरोगा वंशीधर के घर जाकर आलोपीदीन उनका आदर सत्कार करते हैं, उनकी ईमानदारी की तारीफ़ करते हैं और पूरे सम्मान पूर्वक उन्हें अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त करते हैं। यानी कि असत्य और बेईमानी पर सत्य और ईमानदारी की जीत होती है और इसमें पंडित आलोपीदीन का हृदय परिवर्तन जो अंत में होता है वो पाठकों को काफ़ी प्रभावित कर देता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस नमक का दरोगा कहानी का क्या सारांश है। चलिए अब थोड़ा सा विस्तार पर इसके सारांश पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये कहानी जो है वो आज़ादी से पहले की है और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। नमक का नया विभाग बनता है और इसमें बहुत ही ऊपरी कमाई थी, इसलिए जितने भी व्यक्ति थे वो सभी इस विभाग में काम करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था यहाँ ऊपरी कमाई अच्छी है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है। और उस दौर में जब ये कहानी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने, उस समय फारसी का बोलबाला था और उच्च ज्ञान का नहीं था। जो फारसी जानता था वही सबसे ज़्यादा ज्ञानी माना जाता था क्योंकि उस समय में फारसी में ही प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। अब ये जो मुंशी वंशीधर है, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, वो भी फारसी पढ़े हुए थे और ये रोज़गार की खोज में निकलते हैं। इन्हें रोज़गार की खोज के लिए इसलिए निकलना पड़ता है कि इनके घर की जो आर्थिक दशा है वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी और इनके पिताजी भी अब काम नहीं कर सकते हैं और इनके पिताजी जब ये घर से निकलते हैं तो उन्हें बहुत समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपर की कमाई हो और आदमी और अफसर देखकर घूस जरूर लेने, यानी कि वो उसे गलत बातें सिखाते हैं और साथ ही कहते हैं कि गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करोगे तो उसमें तुम्हें लाभ है, लेकिन बेगरज को दाव पर कभी भी मत लगाना। अब ये सब बातें सुनकर वंशीधर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर नौकरी के लिए निकल जाते हैं और जल्द ही नमक के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित भी हो जाते हैं। अब उनके पास उनका वेतन भी अच्छा था और यहाँ पर उनकी ऊपरी आय का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब एक बार क्या होता है कि सर्दी के दिनों में रात के समय जब सिपाही और चौकीदार सब नशे में मस्त थे, सो रहे थे और उस समय मुंशी वंशीधर को आए हुए इस विभाग में सिर्फ 6 महीने हुए थे और लेकिन उन्होंने अपने आचार व्यवहार से, कार्यकुशलता से सभी अधिकारियों का मन मोह लिया था। अब एक बार वो अपने दफ्तर में सो रहे थे तो उनके दफ्तर के से 1 मील दूर पहले जमुना नदी बहती थी जिस पर नावों का पुल भी बना हुआ था। उन्हें एकदम से गाड़ियों की आवाज़ आती है, मल्लाहों का शोर सुनाई देता है और उनकी आंख खुल जाती है और वो समझ जाते हैं कि इस समय जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है कुछ ना कुछ गोलमाल है और इसका अंदाज़ा लगाते ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं अपना तमंचा वगैरह लेकर और पुल के पार आती हुई गाड़ियों की कतारों को देखकर वो उसमें बैठे लोगों से डांट कर पूछती हैं कि ये किसकी गाड़ियाँ हैं। अब सब चुप हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन थोड़े से सन्नाटे के बाद एक आदमी कह देता है कि पंडित आलोपीदीन की है। अब ये सुनते ही मुंशी वंशीधर चौंक जाते हैं क्योंकि पंडित आलोपीदीन उस शहर के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, ऊंचा रुतबा था, सब कुछ था, लाखों रुपए का व्यापार था। अब वंशीधर जब जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। वो गाड़ियाँ रोक लेते हैं और जैसे ही पंडित जी को ये बात पता चलती है तो वो तो सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं रिश्वत से कुछ भी कर सकता हूँ। वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनसे कारण पूछते कि तुमने मेरी गाड़ियाँ क्यों रोकी और हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है। अब वंशीधर कह देते हैं कि मैंने सरकारी हुक्म के कारण तुम्हारी गाड़ियाँ रोकी हैं। पंडित जी दरोगा जी को कुछ रिश्वत का लालच देने की व्यर्थ कोशिश करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये एक ईमानदार व्यक्ति है तो वो
दरोगा जी हैं वो कड़क कर उसे कहते हैं कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच दे। आप इस समय हिरासत में हैं और सवेरे अदालत जाएंगे, कानून के अनुसार आपका चालान होगा। और वो अपने साथ आए जमादार बदलू सिंह को कहते हैं कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। अब जो जमादार बदलू सिंह है वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो डरता है क्योंकि पंडित आलोपी दीन, एक तो पंडित जी, ऊपर से उनका जो रुतबा है वो उनका हाथ पकड़ने का साहस भी नहीं कर पाता। और आलोपी दीन ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा। तो उन्हें लगता था कि धर्म की हार हो जाएगी धन के आगे, मैं इतनी मोटी रिश्वत दूंगा तो ये मान ही जाएगा। और उन्होंने वो फिर सोचते हैं कि जो लड़का है अभी नया आया है, मोह माया के जाल में नहीं फंसा है, झिझकता है, कुछ भी ऐसा सोचते हैं। और आलोपी दीन दरोगा जी से काफ़ी मिन्नतें करते हैं कि तुम मुझे पकड़ लोगे तो तुम्हारे को क्या हो जाएगा, लेकिन वो अपनी कर्तव्य परायणता से पीछे नहीं हटते। और आलोपी दीन के स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को उसी समय बड़ी चोट लगती है, लेकिन उन्हें अभी तक अपने धन की सांख्यिकी यानी कि धन पर बड़ा भरोसा था। वे दरोगा जी को 1000 से लेकर 20,000 तक की रिश्वत की भी बात दोहराते हैं, लेकिन वंशीधर अपने धर्म पर डटे रहते हैं और उसके लालच में नहीं फंसते। अब दोस्तों अगले दिन उसी समय दरोगा वंशीधर जमादार बदलू सिंह को पंडित आलोपी दीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालने का आदेश दे देते हैं। सुबह ये सब हो जाता है और शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि पंडित जी पकड़े गए हैं। पंडित जी के इस व्यवहार पर हर कोई टीका टिप्पणी कर रहा था। अब सुबह अगले दिन पंडित अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चलते हैं। और उसी समय शहर में हलचल मच जाती है कि कैसे इनको भी कोई गिरफ्तार कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य को उससे एक तरह से सहानुभूति प्रकट करने का मौका मिल जाता है, जो कि मनुष्य उसके सामने दबते हैं। और उसी समय वकीलों की बड़ी फौज उसको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और जितने भी वकील हैं, गवाह हैं, सभी पंडित जी के पक्ष में बोलते हैं। वंशीधर के पास सिर्फ अपना सत्य था। न्याय की अदालत में पक्षपात होता है और मुकदमा समाप्त हो जाता है, बल्कि वंशीधर को उनके बर्ताव के लिए अदालत दुख जाहिर करते और कहते हैं कि इनकी उद्दंडता से आपको यहाँ आना पड़ा। और ऐसे में पंडित जी तो बड़े आराम से बाइज्जत बरी होकर बाहर निकल जाते हैं और उल्टे वंशीधर को व्यंग बानों को सहना पड़ता है। और एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह 1 वीक के अंदर ही उन्हें अपनी कर्तव्य निष्ठता और कर्तव्य परायणता का बल्ला मिल जाता है, यानी कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। और अब वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं और अपने घर को वापस जा रहे होते हैं। वहाँ पर उनके जो पिताजी हैं वो तो उनसे पहले ही बहुत गुस्सा थे कि समझा कर भेजा था कि इसे रिश्वत लेना, ये करना, वो करना, इसने तो कुछ नहीं किया, इतना अच्छे पद से इसको निकाल दिया गया। उनकी माँ भी उनसे बात नहीं करती, पत्नी भी नहीं करती है। और एक सप्ताह बीत जाता है इसी तरह उन्हें घर पे रहते रहते। और एक समय शाम के समय जब एक पंडित जो वंशीधर के पिताजी हैं वो माला जप रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक रथ आकर रुकता है जिसमें वो पंडित आलोपी दीन उतरते हैं। और उनके बूढ़े जो मुंशी जी थे वो भाग कर जाते हैं और उनकी चापलूसी करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अपने बेटे को कोसते हैं। और पंडित जी कहते हैं उस समय कि मैंने कई रईसों और अधिकारियों को अपने धन के बल पर अपना गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। अब उसी समय वंशीधर जैसे ही पंडित जी को देखते हैं तो उनका वो बड़े ही आदर सत्कार करते हैं और सोचते हैं कि ये तो उन्हें लज्जित करने आए हैं। लेकिन पंडित जी ऐसा कुछ भी नहीं करते। उनकी बातों से वंशीधर का सारे जो मन में मैल होता है वो धुल जाता है, क्योंकि पंडित जी वंशीधर को उस समय एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाल कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं वंशीधर से कि तुम इसे स्वीकार कर लो। दोस्तों उसमें जब वो पढ़ते हैं तो पता है क्या लिखा हुआ होता है कि जो भी उनकी सारी दौलत है पंडित जी की और जो भी उनका काम है, व्यापार है, सबका स्थायी मैनेजर उसे नियुक्त कर देते हैं। उसी समय वंशीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे कहते हैं कि वो इस पद के योग्य नहीं है।
क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें अयोग्य, तुम्हारे जैसा अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। पंडित जी वंशीधर को कलम देते हुए कहते हैं कि वो मानते हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जैसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही मुझे अपने काम के लिए चाहिए। और वंशीधर भी उस पर स्टाम्प लगे हुए पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और पंडित अलोपीदीन वंशीधर को खुशी से गले लगा लेते हैं। और इस प्रकार वंशीधर को अपनी ईमानदारी का ये परिणाम मिलता है कि वो पंडित अलोपीदीन के घर उनके मैनेजर बनकर वो उन्हें इज्जत मान सम्मान से अपना मैनेजर नियुक्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी का सारांश आसान शब्दों में समझने की कोशिश की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी।